गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कल आपको फिजन के बारे में बताया। फिजन में मैंने आपको क्या बताया, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, और फिजन है जो बच्चे वो आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आज हम अपना सेकंड टाइप करेंगे और सेकंड टाइप क्या है, देखो पहला हो गया फिजन, अब दूसरा है फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होना। इतनी बात तो समझते हो। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है एक तरीके से टुकड़े टुकड़े में उसके पीस मिलेंगे और वो टुकड़े टुकड़े ग्रो कर जाएंगे। आगे बच्चे बात समझ में, इसका कुछ ऐसा ही सेंस निकल रहा है। तो आप देखो इसमें होता क्या है। पहली बात तो जो फ्रेगमेंटेशन है बच्चे, मैंने आपको फिजन के अंदर क्या चीज़ बताई थी कि ये किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो फ्रेगमेंटेशन है बच्चे ये किसके अंदर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है जिसकी बॉडी बहुत तरीके की सेल से मिलकर बनी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, स्पायरोगायरा का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, स्पायरोगायरा का। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, फिजन किस में था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं, स्पायरोगायरा। और जो बच्चे स्पायरोगायरा है ये क्या है, ये एक तरीके की क्या होती है, एल्गी होती है। एल्गी होती है जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, काई बोलते हैं। जैसे आपने बारिश के मौसम में देखा होगा, बहुत टाइम तक अगर कोई पानी कहीं पर रुका हुआ रह जाता है ना, तो वहाँ पे तुम देखते हो एक ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर सी आ जाती है ना, ग्रीन कलर की लेयर सी आ जाती है, मतलब फिसलन टाइप हो जाता है उस जगह पर, तो वो एल्गी होती है बच्चे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो पहले मैं इसको समझाती हूँ फिर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ बताती हूँ आपको। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, में एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, स्पायरोगायरा। तो देखो ये कैसा होता है, जैसे कि ये क्या है, पानी की सरफेस है आपकी। ठीक है, ये क्या है बच्चा, आपकी पानी की सरफेस है। इस पानी की सरफेस में जो ये एल्गी है स्पायरोगायरा, ये पानी में तैरती रहती है। किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, देखो अब आप लोग स्ट्रक्चर देखो एक बार। जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये सेल्स बना दी इसकी सारी। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, आपका स्पायरोगायरा का है। ये पानी में, ये पानी की सरफेस है। पानी की सरफेस में ये फ्लोट करती रहती है जो एल्गी है ये। ठीक है, अगर कोई दूसरा देखेगा तो उसको देखने में ऐसा लगेगा जैसे मानो पानी में कोई पत्ता लीफ गिरी हुई है ना, लेकिन ये होती क्या है, स्पायरोगायरा होती है। ठीक है, अब देखो जरा क्या है, अब ये बिल्कुल फिजन की जैसे ही है, बस फर्क क्या है कि फिजन में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है, और ये किस में है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या चीज़ है बच्चे कि देखो यहाँ मान लो अगर ये ब्रेक हो जाता है बीच में से, यहाँ से ब्रेक हो जाता है या यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये जिस भी जगह से ब्रेक होएगा, मानो यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से फिर क्या होगा, नया स्पायरोगायरा की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ब्रेक हुआ तो भी नई स्पायरोगायरा की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मतलब इसमें स्पेसिफिक कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है कि वहीं से कट होगा तभी कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। मतलब इसमें हर सेल ऐसी है कि आप पर्टिकुलर इसको, ये जहाँ कहीं से भी टूटा एल्गी है जो स्पायरोगायरा, वहीं से इसकी ग्रोथ है जो बच्चे स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब सेल एक जैसे हैं, सारी सेल एक जैसी है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज सेल नहीं है। ठीक है, आगे बच्चे पास इस तरीके से ये अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं। तो देखो नाम में ही था फ्रेगमेंटेशन, है ना, नाम के अंदर ही था। तो देखो ये रहा, अब मानो ये जैसे सेल थी, यहाँ से टूटा, फ्रेगमेंट में टूटा ना जैसे, तो देखो यहाँ से टूटा तो भी एक नए स्पायरोगायरा की फॉर्मेशन होगी, मानो यहाँ से टूटा तब भी सेम ऐसी फॉर्मेशन हो गई। तो पर्टिकुलर कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है, कहीं से भी टूटेगा तो नए स्पायरोगायरा की फॉर्मेशन हो जाएगी। बस फर्क इतना है, जो फ्रेगमेंटेशन है वो मल्टी सेलुलर में होता है, तो स्पायरोगायरा जो एल्गी है बच्चे ये मल्टी सेलुलर होती है। इतनी बात क्लियर है, सबको क्लियर है। अब देखो जरा, अब इसको एक बार यहाँ से हम लोग रीड भी कर लेते हैं। देखो अब क्या है, द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू द टू पीसीज ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ विच ग्रो इनटू ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। जिसमें भी टूटेगी वो एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक केस बताती हूँ बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो आपको एल्गी का मैंने बता दिया फ्रेगमेंटेशन, तो देखा इसने अपना नंबर कैसे बढ़ाया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, आप लोगों ने बच्चे एल्गल ब्लूम के बारे में सुना है,
व्हाट इज़ द एल्गल ब्लूम है, ये बताओ मुझे। एल्गल ब्लूम के बारे में जानते हो? देखो क्या होता है, आप सब लोग मोस्टली गांव से बिलोंग करते हैं बच्चे, तो देखिए आपने देखा होगा अपने दादा वगैरह से, परदादा से, पापा जी से, इन सब से पूछ के देखना, गांव में मानो कोई तालाब वगैरह तो ऐसा होगा जो पहले एक बहुत अच्छा रिसोर्स था पानी का, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपनी एक्टिविटी के द्वारा उसमें कचरा वगैरह डालना शुरू किया, फिर उस तालाब में जो मछली वगैरह या प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे थे, एक टाइम के बाद वो सब मर गए। अब आपने देखा होगा उस तालाब में या उस झील में क्या हो गया, पूरा पानी ऊपर से ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर से कवर हो चुका है। वो जो पूरा बच्चे ग्रीन कलर की लेयर ऊपर नजर आ रही होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, और आप उसके पास से निकलोगे ना तो आपको स्मेल भी आएगी। इसका मतलब क्या है कि पानी की सरफेस के ऊपर एल्गी लार्ज अमाउंट में ग्रो कर गई है, और पानी के अंदर जितने जीव थे जैसे मेंढक हो गई, मछली हो गई, पेड़ पौधे हो गए, वो सब मर चुके हैं, इसीलिए उसमें बदबू आती है। तो क्या हुआ, एक अच्छे खासे हरे भरे रिसोर्स को पानी के में हमने क्या किया, खराब कर दिया। किसने खराब करा, ह्यूमन बीइंग ने। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, सबको इतनी बात क्लियर है बच्चे? अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पर अब आपको फिजन में कोई डाउट है, फ्रेगमेंटेशन में कोई डाउट है, अच्छे से अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से आप लोग देखना, वीडियो को फिर से सुनना, ठीक है बच्चे। देखो अब मैं एक बार फिर से इसमें बता देती हूँ, जैसे मानो यहाँ से ब्रेक कर गया, मानो यहाँ से ब्रेक करा, यहाँ से ब्रेक करा, तो जैसे इस तरीके से ब्रेक हुआ तो यहाँ से भी एक्सटेंड हो जाएगा, इधर से बन जाएगा, तो ये इस तरीके से बन गया अपना दोबारा नया स्पाइरो वगैरह। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है बच्चे। अब आपका आता है, कौन सा आता है नेक्स्ट, कौन सा है आपका, ये रीजनरेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, रीजनरेशन। रीजनरेशन, देखो री मतलब अगेन, जनरेशन मतलब दोबारा से कोई चीज़ का बनना, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी पार्ट में से कहीं से कटा और उसी बॉडी पार्ट से दोबारा से एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल किसका आता है बच्चे, प्लेनेरिया का आता है, हाइड्रा प्लेनेरिया, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, प्लेनेरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें अब आप कहोगे कि मैडम इसमें और फ्रेगमेंटेशन में फिर फ़र्क क्या हो गया दोनों में, है ना, इसमें फ़र्क क्या हो गया दोनों में। देखो इसमें दोनों में फ़र्क क्या हुआ है, देखो ये जो है रीजनरेशन है बच्चे, रीजनरेशन पहले वाले जैसी की तरह लग तो रहा है, लेकिन इसमें देखो क्या चीज़ है, इसमें ऐसा नहीं, उसकी तो सारी सेल एक जैसी थी, लेकिन रीजनरेशन में बच्चे क्या होता है, ध्यान से सुनना इस बात को, कुछ सेल्स के पास एबिलिटी है रीजनरेट करने की, है ना, सबके पास नहीं है। क्या बोला मैंने इस वाले में, मैंने आपको क्या बोला बच्चे, कि कुछ सेल्स हैं, इसकी तो सारी सेल्स थी, कहीं से भी डिवाइड करें वहीं से एक नया स्पाइरो वगैरह बन जा रहा था। लेकिन रीजनरेशन के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, कि इसके पास ना कुछ सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर सके। रीजनरेट मतलब दोबारा से एक ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ सेल्स के पास, उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशलाइज सेल्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज सेल्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, सबको क्लियर हुई। तो मैंने क्या बोला, रीजनरेशन में सारी सेल नहीं, सम सेल्स के पास एबिलिटी है रीजनरेट मतलब रीग्रो करने की, ठीक है, और वो सम सेल कौन सी होती है, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर आगे देखिए, जैसे ये प्लेन एरिया, देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका, प्लेन एरिया का, ठीक है, ये प्लेन एरिया बना दिया इसने। तो देखो इसके देखो 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड वाला पार्ट हो गया, है ना, एक बीच का ये फूला हुआ पार्ट हो गया, ट्रंक हो गया, और नीचे पूंछ वाला पार्ट हो गया, टेल। तो 3 पार्ट होते हैं, एक तो हेड हो गया, देखो है ना, हेड हो गया, एक ट्रंक, ट्रंक की स्पेलिंग देख लो आप लोग, ठीक है, एक हेड हो गया, एक ट्रंक हो गया, एक टेल हो गया, ठीक है। मतलब इन पार्ट में यहाँ ऐसी स्पेशलाइज सेल्स है कि इधर इधर से कटा तो वो पार्ट रीजनरेट कर जाएगा। मानो यहाँ से कट गया तो भी क्या हो जाएगा, देखो तो भी रीजनरेट कर जाएगा, यहाँ से कटा, ये पार्ट कटा तो भी रीजनरेट कर जाएगा, ये कटा तो भी दोबारा से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये एक प्लेन एरिया दिया हुआ है, अब देखो ये यहाँ से कट गया,
बीच में से भी कट गया और ये पार्ट। तो देखो इस पार्ट से देखो दोबारा ग्रोथ होकर के दोबारा प्लेन एरिया तैयार। अब ये बीच वाला जो मिडिल वाला पार्ट था इससे देखो, इससे ये वाला ऑर्गेनिज्म देखो बनने स्टार्ट हो, फिर हो गया तैयार। नीचे पूंछ वाले पार्ट से देखो ये पार्ट फिर ग्रो करके एक नया प्लेन एरिया तैयार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मान लो कहीं से भी ऐसे कट हो जाए, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर पार्ट मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं का, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो कि रीजनरेटिव है कि वहाँ से कटेगा तो नया प्लेन एरिया बन जाएगा। आ गई बच्चे बात समझ में? सबको आई है ये बात? तो वही कह रहा है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। एग्जाम्पल इसमें बच्चे आप सब लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है? एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। तो देखो मैंने क्या बताया, कन्फ्यूजन किसी में भी नहीं होना है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना, ठीक है? उसमें मैंने दो बताए, बाइनरी और मल्टीपल। फिर मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन। फिजन किस में था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको? स्पायरो गायरा का एग्जाम्पल दिया, ठीक है? रीजनरेशन जिसमें एग्जाम्पल दिया मैंने आपको प्लेन एरिया का, ये पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है बच्चे सारे। आगे बच्चे बात समझ में? देखो फ्रेगमेंटेशन में सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, उसमें कहीं से भी कट हो जाए, है ना, मानो यहाँ से कट हो, यहाँ से कट हो, वहीं से एक नया स्पायरोगायरा बन जाएगा। लेकिन फर्क क्या है देखो रीजनरेशन में? रीजनरेशन में कुछ स्पेशलाइज सेल्स है, मतलब कुछ सेल्स के पास इतनी एबिलिटी है कि वो डिवाइड करेंगी और फिर एक नया प्लेन एरिया तैयार कर देंगी। आगे बच्चे बात समझ में सबको? ठीक है, तो देखो इसकी एक और स्लाइड डाली हुई है मैंने, आप लोगों को स्लाइड सारी प्रोवाइड करी हुई है, आपको जो पसंद हो कर लेना। देखो यहाँ भी मैंने दी हुई है ना? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? ए फ्यू ऑर्गेनिज्म में गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब अपने ही बॉडी पार्ट से देखो एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है आपका? हाइड्रा आता है। देखो तीन बता दिए मैंने आपको, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। चौथा टाइप कौन सा है आपका? देखो चौथा टाइप कौन सा आपका? बडिंग। चौथा टाइप बच्चे मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है? बडिंग बताया है। तो बडिंग में क्या चीज़ होती है? बडिंग जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि कली वगैरह नहीं बनती है, बड वगैरह क्या बोलते हैं? जो कली होती है, फूल की कली वगैरह होती है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें भी एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा इसमें भी आता है और ईस्ट है इसका एग्जाम्पल। आगे बच्चे बात समझ में? कौन कौन सा एग्जाम्पल बताया? हाइड्रा और ईस्ट बताया, ये सब पानी के अंदर रहते हैं। अब देखो जैसे कि ये एक हाइड्रा है, ये देखो ये हार्ड सबस्ट्रेटम होता है, ये एक हार्ड सबस्ट्रेटम होता है। इससे आपका देखो एक नया ये जो एक नया हाइड्रा ग्रो कर रहा होता है। अब इसमें साइड से एक आउट ग्रोथ होने लगती है, फिर जैसे देखो ये हो रही है हल्की सी ग्रोथ है ना, ये देखो ये हो रही है जो बड फॉर्म निकली है, फिर धीरे धीरे ग्रो करती है। और देखो एक हाइड्रा में से दूसरा हाइड्रा ग्रो कर गया ना बच्चे, दूसरा हाइड्रा, तो बस ये यहाँ से फिर डिटैच हो जाएगा। डिटैच का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है? मतलब कि देखो बड फॉर्म में निकला, मान के चलो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक बड जैसी निकली, फिर ये बड मैच्योर होते होते वो भी एकदम एक जैसी हो गई, तो टाइम के साथ फिर वो डिटैच हो जाएगी। डिटैच बोल रही हूँ मैं, डिटैच का मतलब क्या होता है बच्चे? अलग होना। आ गई बच्चे बात समझ में सबको? तो ये होती है आपकी बडिंग, ठीक है? एक और इमेज देख लो इसकी, इसमें भी क्लियर इमेज मिल जाएगी आपको। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है जैसे, ठीक है? देखो ये रहा, इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज ए बड, मतलब ये पेरेंट बॉडी है, देखो ये पेरेंट बॉडी है ना? ये क्या निकले हुए हैं इसके बच्चे? टेंटिकल्स होते हैं, ये एंटीना होते हैं इनके, ठीक है? तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी में एक हल्की सी बड निकली, फिर ये बड थोड़ी थोड़ी करके बड़ी हुई, फिर कुछ टाइम के बाद ये एक नया यहाँ से क्या हो गया, ये बड किस में कन्वर्ट होगी? हाइड्रा में। जैसे ये मैच्योर हुआ यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, एक नया हाइड्रा बन गया। तो इसमें क्या हुआ? पेरेंट से तो निकली है सेम। अब आप एक बात बताओ, अब तक आपने जितने भी पढ़े, चाहे फ्रेगमेंटेशन पढ़ा आपने, चाहे आपने रीजनरेशन पढ़ा, सब अपने पेरेंट जैसी कॉपी है ना? तो खुद बताओ कोई नया वेरिएशन दिख रहा है इसमें आपको? नहीं दिख रहा। बट ये सब क्या है बच्चे? लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने नंबर को ऐसे ही बढ़ा रहे होते हैं। आगे ना सेम क्लोन है, अपने पेरेंट्स जैसे हैं सारे के सारे, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रा। एग्जाम्पल बच्चे आपको सबका याद रखना है, ये बात याद रखना, ठीक है? ठीक है, और ये सफिशिएंट नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ना, ये जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ और साथ के साथ दे देती हूँ, तो ये सफिशिएंट है, ठीक है? ठीक है बच्चे, इसके बाद देखो ये तो हो गया बडिंग का। अब नेक्स्ट टाइप क्या आता है आपका? देखो नेक्स्ट टाइप क्या आता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखो, पहली बात तो स्पोर फॉर्मेशन,
स्पोर देखो ये छोटे छोटे इस तरीके से स्पोर्स हो गए। स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनना, तो स्पोर के बनने का जो प्रोसेस है बच्चे, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। नोट डाउन कर लिया करो जो मैं बोल रही होती हूँ, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ बच्चे, मेरे बोलने पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो चीज़, ठीक है। तो देखो क्या बोला है मैंने, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, स्पोर के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस। देखो स्पोरो का मतलब क्या हो गया स्पोर, जेनेसिस का मतलब क्या हो गया फॉर्मेशन। तो स्पोर के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, इसमें देखो क्या बोल रहा है, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस। देखो जैसे ये पेरेंट प्लांट है, इसमें एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, राइजोपस का। एग्जाम्पल क्या लिया है, राइजोपस का। और राइजोपस है क्या, पहले इसका भी तो नामकरण कर लें थोड़ा बहुत। तो देखो राइजोपस है क्या चीज़ बच्चे, ये एक तरीके की क्या होती है, फंगस होती है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके की फंगस होती है। अब पहले इसके बारे में बताऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, मान लो कि ये प्लांट बॉडी है ना, इसी में लगा लो, ये प्लांट बॉडी है। तो इसमें क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ये क्या, बहुत ही छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट, बहुत छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट, क्या बोलते हैं उनको, स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये फट जाएगा, ये पार्ट जो इसका ब्रस्ट करेगा फटेगा, तो ये सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एयर में आ जाएंगे। और फिर ये एयर में सारे स्पोर्स आ गए, फिर इन्हें जैसे ही कोई कंडीशन मिलेगी, मानो कहीं ब्रेड मिल गई ग्रो होने के लिए, है ना, कहीं धरती पे गिरेंगे, कोई फूड पार्टिकल्स मिलेगा, जहाँ कहीं पर भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इन स्पोर्स को, वहाँ ये जर्मिनेट कर जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे, और एक नया राइजोपस तैयार है, मतलब एक नई फंगस तैयार है ना। तो देखो स्पोर्स ने मदद करी ना इस तरीके से बच्चे, ठीक है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। चलो अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। इतना तो समझ में आ गया, ये सब जो चीज़ लिखी है, मतलब कि इसका एग्जाम्पल क्या ले लिया आपने, राइजोपस ले लिया, है ना, राइजोपस ले लिया। अब देखो जैसे कि बच्चे क्या हुआ, आप लोग देखते हो कि आपने, अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताती हूँ, मान लो आप लोगों के पास ब्रेड है ना, ब्रेड के ऊपर अगर पानी डल जाए, थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया उसके ऊपर, ठीक है, उस ब्रेड को आप टिफिन में बंद करके 1-2 दिन रख दो, जब आप उस टिफिन को बच्चे खोल के देखोगे तो उस ब्रेड के ऊपर आपको या तो काले रंग की ग्रोथ नजर आएगी या हरे रंग की ग्रोथ नजर आएगी। दैट ग्रोथ इज नोन एज द फंगस, कवक, जिसको हिंदी में कवक बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो ग्रोथ हो गई, इसका मतलब क्या है कि फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए था, मिल गया उसको वो। इसके अलावा देखो और एग्जांपल, जैसे कि आप लोग टिफ़िन लेकर के आते हो, है ना, अगर मान लो मम्मी ने उसको मतलब फॉइल पेपर में रैप करके नहीं दिया, तो आप देखते हो गरम गरम रोटी को अगर टिफ़िन के अंदर रखते हैं तो नीचे से वो क्या हो जाती है, पानी पानी सी हो जाती है, पसीज जाती है रोटी, देखा है। उसी रोटी को आप 1-2 दिन के लिए टिफिन को बिल्कुल बंद करके रख दो, है ना, ओपन नहीं करना, 1-2 दिन बाद देखना उस रोटी के ऊपर आपको क्या नजर आएगी, हरे हरे रंग की या जो रुई जैसी ग्रोथ नजर आएगी या काले रंग की, दैट इज द फंगस। इसका मतलब क्या है, फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, स्पोर में, ठीक है बच्चे। इसके अलावा आपने अचार देखा होगा, अचार को क्या बोलते हैं, पिकल्स बोलते हैं। अचार खराब ना हो तो उसकी सरफेस पर ऊपर तक क्या रहता है, ऑयल रहता है, जैसे ऑयल खत्म होने लगता है तो आप देखते हो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर की कॉटन जैसी ग्रोथ आ जाती है, दैट इज द फंगस, है ना। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि राइजोपस, इसके अंदर ये स्पोर्स हैं बच्चे, ये स्पोर्स कैसे जर्मिनेट करते हैं, बारिश के टाइम में देखो आप जंगल में से निकलो, पत्तों के भी सड़ने की अजीब सी स्मेल आती है ना। तो अब आप एक चीज़ देखो, फंगस को ग्रो करने के लिए नमी वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे मानो आप लोगों बच्चे नॉर्मली देखो, हम लोगों को अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन कंडीशन को बहुत रखना जरूरी है। अगर आप सफाई नहीं रखते हो तो वहाँ पर इचिंग होती है ना, खुजली होती है ना, वो खुजली हो क्यों रही है, फंगस के कारण, क्योंकि फंगस हमेशा उस जगह पे ग्रो कर रही होती है जहाँ पर उसे मॉइस्चर मिलता है, जहाँ एयर डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती है। जैसे आपके अंडर आर्म्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स, एयर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वहाँ पर नहीं है ना, तो वहाँ पर क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स वहाँ फंगस की। और देखो उसमें स्मेल आ रही होती है, पसीने में देखते हो स्मेल आती है, वो स्मेल क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ फंगस ग्रोथ। क्लियर है बच्चे सबको। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। अब ये देखो इसकी एक और स्लाइड दिखाती हूँ, उसमें और अच्छे से दिया होगा ये डायग्राम बच्चे, है ना, उसमें और देखो यहाँ पर हो गया बर्डिंग, हो गया स्पोर फॉर्मेशन, इसमें नहीं है, एक और स्लाइड में प्रोवाइड करूँगी आपको, ठीक है।
ठीक है बच्चे, अब देखो जरा सुनो इसमें, तो वही मैंने बताया ब्रेड के ऊपर गिरेगा तो वहाँ पे, अब जैसे ये स्पोर्स हैं, ये जो अब ये हवा में है, ठीक है, अब मानो जैसे बारिश के मौसम में चमड़े के जूते के ऊपर ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है, अगर स्पोर्स उस पर गिर गए तो फंगस वहाँ ग्रो कर जाएगी। बाकी के एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे मैंने इसमें ये बताया, ये स्ट्रक्चर था, ये राइजोपस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो देखो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये पेरेंट बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ये मैच्योर हो जाएगा तो ये कवरिंग है जो ये क्या आ जाएगी, फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, तो सारे स्पोर्स हवा में आ जाएंगे। जैसे ही इनको कोई कंडीशन मिलेगी, अगर ये धरती पर कोई कंडीशन मिली वहाँ ग्रो कर जाएंगे, है ना। और मतलब जहाँ कहीं पर भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, मतलब डैम्प हो, वार्म कंडीशन, मॉइस्चर वाली कंडीशन मिली, वहीं ये ग्रो कर जाएंगे और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने राइजोपस का दिया है। यहीं से जुड़ा हुआ एक केस और बताती हूँ बच्चे आपको। आप लोगों ने मिंट म्योनीस तो खाई होगी सबने, नहीं भी खाई तो सुन लो मेरी बात को। जैसे कि हम लोग होटल्स वगैरह में जाते हैं, हम वहाँ जाके सैंडविच वगैरह खाते हैं, आजकल मिंट म्योनीस, ये पुदीने की जो म्योनीस होती है ना, ग्रीन कलर की, ठीक है, मिंट बोल रही हूँ मैं। ठीक है बच्चे, मिंट म्योनीस, म्योनीस तो जानते हो, वाइट कलर की चटनी जैसी होती है जो, और वो हरे रंग की है। तो अब मानो कि वो सैंडविच है, सैंडविच के ऊपर हरे रंग की चटनी लगा करके रखते हैं, लेकिन मान लो जो ज़्यादा हाइजीन कंडीशन नहीं रखता, साफ सफाई नहीं रखता, मान लो आज सैंडविच बनाए नहीं बिके भाई, तो कल बेच देगा। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि फंगस बड़ी जल्दी ग्रो करती है ब्रेड वगैरह के मॉइस्चर पर। तो पता है क्या होता है, कई बार जब उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती तो उसमें क्या होती है, फंगस ग्रो कर जाती है, और वो फंगस बिल्कुल सेम वही फ्लेवर देती है, मतलब बिल्कुल सेम वही फ्लेवर देती है सारा जो आपकी मिंट म्योनीस देती है, बिल्कुल, है ना, अच्छा सा टेस्ट देती है। और आप लोग क्या करते हो बच्चे, मजे ले लेकर के खाते हो, बट एक्चुअल में आप मिंट म्योनीस ना खा करके आप फंगस खा रहे होते हो। और वो कौन सी फंगस है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले, एनटीएससी में तो बच्चे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो कौन सी है, तो नाम याद रखना, कौन सी फंगस होती है वो, अफ्लाटॉक्सिन। कौन सी फंगस है वो, अफ्लाटॉक्सिन। वो हरे रंग की मिंट म्योनीज वाला जो फ्लेवर दे रही है आपको, टेस्ट दे रही है एक्चुअल में, है ना, वो अफ्लाटॉक्सिन होती है। तो कभी रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हो तो भाई बढ़िया में खाओ, है ना, घर से ज़्यादा शुद्ध खाना बच्चे कहीं का नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो वहाँ पर हम ग्रीन मतलब मिंट म्योनीज की जगह फंगस खा कर आते हैं। अब आप कहोगे मैडम नुकसान क्या, अब खुद सोच कर देखो, एक आप हेल्दी खाना छोड़ करके फंगस खा रहे हो, क्या नुकसान नहीं करेगी? दैट इज़ द रीज़न ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जिससे उल्टी लग जाए आपको, और कई बार बच्चे फूड पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कि डेथ तक हो जाती है। तो प्लीज़ अवॉइड, बाहर के सारे खाने को आप अवॉइड करो। ठीक है बच्चे, तो ये सारा स्पोर फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा मैंने इसके ऊपर आपको लेक्चर दे दिया स्पोर फॉर्मेशन पे। ठीक है, अब आगे का देखो आप, ये हो गया। तो अब तक देखो हमने ये सारे कर लिए यहाँ पर। अब लास्ट आता है आपका, लास्ट क्या आता है आपका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लास्ट क्या आता है बच्चे आपका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, अब देखो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या हो गया, देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग समझा करो हर चीज़ का। मतलब कि आपको एक नया प्लांट मिल रहा है, लेकिन वो नया प्लांट आपको मिला कैसे, मतलब कि जो पुराना प्लांट है ना, पहले से जो प्लांट है उसी प्लांट के किसी पार्ट को यूज करके आप एक नया प्लांट बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो जरा, मैंने क्या बोला, आपके पास मानो कोई पुराना पेड़ है, उसी पेड़ का आपने कोई भी, चाहे आप उसकी रूट यूज करो, चाहे आप उसकी स्टेम यूज करो, चाहे आप उसकी लीफ यूज करो, मतलब पुराने प्लांट के आप ये सब पार्ट यूज करके आप जब एक नया प्लांट ग्रो कर रहे हो, दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर बच्चे, सबको समझ में आया इसका मीनिंग? तो वही अंग्रेजी यहाँ लिखी है जो मैंने आपको बताया है। आ गई बच्चे बात समझ में? तो अब देखो जो प्लांट है आपके पास, जो प्लांट होता है बच्चे, प्लांट के क्या होते हैं, दो फेस होते हैं। कौन से होते हैं, देखो एक होता है आपका वेजिटेटिव फेस, ठीक है, प्लांट में एक होता है वेजिटेटिव फेस, एंड दूसरा कौन सा होता है आपका, रिप्रोडक्टिव फेस। तो देखो वेजिटेटिव फेस के अंदर क्या आता है, मैंने क्या बोला, प्लांट के दो फेस होते हैं। क्या बोला मैंने, प्लांट के दो फेस हैं। दो फेस कौन कौन से बच्चे, एक वेजिटेटिव फेस है और एक रिप्रोडक्टिव फेस है। ठीक है, तो वेजिटेटिव फेस के अंदर आपका क्या क्या चीज़ आती है, RSL, है ना, ये याद रखना, रूट, स्टेम और लीफ। ये किसके अंदर आ रहा है, वेजिटेटिव फेस के अंदर आ रहा है। तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, बाद में रिप्रोडक्टिव को बताते हैं, वन बाय वन करके चलते हैं। खिचड़ी नहीं पकानी हमने कहीं भी, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करेंगे अपना सारा। ठीक है बच्चे, तो देखो
क्या बोला मैंने आपको कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव भाई पहले प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ ये सब चीज़ की तो फॉर्मेशन होगी तभी तो फ्लावर आएगा। तो पहले हम लोग रूट, स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ेंगे, देन हम इसके बाद इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो अब ये इसमें हम लोग जो ये वेजिटेटिव पार्ट है जिसमें हम रूट, स्टेम और लीफ कह रहे हैं, ये दो तरीके के हैं। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल। एक जो नेचुरल जो चीज़ हो रही है आर्टिफिशियल, जिसमें हम लोगों के हाथ होते हैं, हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चीज़ आर्टिफिशियल होती है या उसको सिंथेटिक बोलते हैं। क्लियर है बच्चे सबको? तो देखो अब आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इसमें, तो देखो वेट, इधर दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। हाँ देखो, अच्छा इसमें रूट, स्टेम और लीफ का इधर फिलहाल में नहीं है, इधर देख लेते हैं स्लाइड के अंदर। हम लोग नहीं दे रखी है क्या? नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो यहाँ इसने बच्चे नहीं बताया हुआ है, मैं ही बता देती हूँ आपको। कोई दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ हल्की सी जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, यही बता देती हूँ आपको। तो देखो अब देखो क्या है, मैंने क्या बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एक लेते हैं हम, सबसे पहले करेंगे नेचुरल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, मैंने इसमें क्या क्या बताया, क्या क्या आते हैं? रूट, स्टेम और लीफ। अब देखो सबसे पहले बताती हूँ मैं रूट के बारे में। अब भाई रूट तो जानते हो, रूट क्या होती है? जड़ होती है प्लांट की। अब मैं आपसे पूछती हूँ बच्चे कि स्वीट पोटैटो क्या होता है? आप मुझे एक बात बताओ, स्वीट पोटैटो क्या होता है? स्वीट पोटैटो क्या होती है? शकरकंदी होती है। क्या होती है? शकरकंदी होती है। खाई होगी ना, अब तो चल भी रही है सर्दियों में। ठीक है बच्चे, तो क्या है, तो आपने स्वीट पोटैटो का नाम सुना है, वो क्या है? शकरकंदी। तो आप एक यहीं पर इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से। आप लोग मुझे ये बताओ सबसे पहले कि पोटैटो क्या होता है? पोटैटो तो पता है, आलू होता है। तो आलू क्या है बच्चे? रूट है या स्टेम है? अपना दिमाग को यूज़ करो और फिर मुझे बताओ कि आलू क्या है, रूट है या स्टेम है? अब आप लोग कहोगे मैडम ये तो जमीन के अंदर नीचे ग्रो होता है, इसका मतलब तो ये रूट है। नहीं बच्चे, बिल्कुल गलत। ये पहचान, जब आप लोग छोटे थे तब तक की बात अलग थी, अब आप लोग मैच्योर हो गए हो, चीज़ों का मीनिंग समझ रहे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर जमीन के नीचे ग्रो हो रही है, ठीक है, तो वो रूट ही होगी, नहीं। फिर आप कहोगे मैडम फिर कैसे पता चलेगा? तो रूट की क्या पहचान है? सबसे बड़ी रूट की क्या पहचान है बच्चे? तो देखो आपने देखा होगा शकरकंदी है, मानो ये शकरकंदी बना ली, आपने देखा शकरकंदी पर ऐसे ऐसे बाल से निकले हुए होते हैं, देखे? ये क्या होते हैं बच्चे? रूट हेयर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और आलू है, आलू है, क्या आलू के ऊपर आपने ऐसे बाल देखे हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। आलू पे तो ऐसे स्कार्स होते हैं जिनको आप आंखें बोलते हो। तो एक बात याद रखना, सबसे बढ़िया पहचान बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ रूट होती है। जिस भी चीज़ के ऊपर आपको इस तरीके से रूट हेयर्स दिख जाए, समझ जाना वो चीज़ क्या है बच्चे? आपकी रूट है। क्लियर? जिसके अब आप बताओ, शकरकंदी है, शकरकंदी नहीं देखी तो मार्केट में, अभी मार्केट में मिल जाएगी खाने के लिए, और वो भी ना मिले तो आपकी मूली होगी इस वक्त सबके पास अवेलेबल, गाजर सबके पास है तो मूली देखो, मूली के ऊपर भी छोटे छोटे फाइन हेयर्स निकले हुए होते हैं, गाजर के ऊपर भी छोटे छोटे फाइन हेयर्स निकले होते हैं। इसका मतलब क्या है? गाजर हो गई, मूली हो गई, है ना, गाजर हो गई, मूली हो गई, आपकी शकरकंदी हो गई, ये सब क्या है बच्चे? रूट्स हैं। जिस किसी के ऊपर भी ये रूट हेयर निकले हुए होते हैं, इसका मतलब क्या है? वो रूट्स होती हैं। ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे है तो ही रूट है। तो ये सबसे बड़ी पहचान बता रही हूँ, चीज़ देखकर पहचानना सीखो, साइंस स्टूडेंट्स हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है? एक लॉजिकल आपसे कोई पूछ ले, घर का ही मतलब कोई भी पेरेंट्स आपसे पूछ ले कि चल भाई तू साइंस पढ़ता है, बता क्या पहचान है दोनों में, तो आप होगे जमीन के नीचे उगता है, तो हो गया सब बराबर, फिर क्या पढ़ाई हुई है? तो थोड़ा कंसेप्ट बनाना सीखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जिस भी चीज़ के ऊपर इसमें इस तरीके से रूट हेयर्स निकले हुए हैं तो वो क्या होती है? रूट होती है बच्चे। वो क्या होती है? आपकी रूट होती है। ये बात याद रहेगी? ठीक है, याद रहेगी बच्चे। और वहीं पर आपने देखा होगा आलू, है ना,
आलू। चलो वो स्टेम के अंदर बताऊंगी एग्जाम्पल आलू का। तो रूट का समझ में आया। तो अब देखो पहले मैं आपको यही बता रही थी, आपको वही बता दूं पहले। तो देखो अब रूट का एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रूट, स्टेम ऑफ लीफ, तीनों अलग अलग बताऊंगी। तो पहला रूट में एग्जाम्पल क्या ले लिया, स्वीट पोटैटो, जिसमें रूट हेयर्स हैं। जैसे ये स्वीट पोटैटो, इसमें रूट हेयर। तो देखो अब इन रूट हेयर को यहाँ से मानो कट कर लिया और इसको आप मिट्टी में ग्रो कर दो तो आपको दोबारा नई शकरकंदी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पुरानी शकरकंदी के इस पार्ट को यूज किया, मिट्टी में दबाया और आपको दोबारा से नई शकरकंदी मिल गई। ऐसा नहीं कि बस मिट्टी में दबाया और दबाते ही आपको शकरकंदी मिल गई, नहीं, प्रॉपर कंडीशन, आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दोगे। न्यूट्रिएंट मतलब खाद वगैरह, पानी वगैरह, कुछ टाइम। ऐसा नहीं कि आज रात को डाला और सुबह शकरकंदी मिल गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चे। इसका मतलब क्या है, अब देखो पहले से अवेलेबल थी ना हमारे पास शकरकंदी, उसी के पार्ट को यूज़ किया हमने, रूट हेयर को यूज़ किया और हमने नई शकरकंदी बना ली। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल। ये नेचुरली ग्रो कर रही होती है, हमें करने की जरूरत नहीं है ना। आपने देखा होगा कि इस तरीके से बहुत अधिक अमाउंट में ग्रो कर जाती है बच्चे। तो ये होता है नेचुरल मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल मेथड बच्चे। ठीक है, रूट है जो। अच्छा, एक यहाँ पर एक पॉइंट बताती हूँ। आपने देखा जैसे कि नॉर्मली देखो कि एक छोटी सी चीज़ देखो, मानो कि ये रूट है ना, और इसमें रूट हेयर्स ऐसे निकले होते हैं। आपने देखा होगा गांव में बड़े बड़े पुराने बरगद के पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़। तो देखो बैठे, मानो आपका घर है, काफ़ी दूर एरिया तक है, तो आपके घर में वो प्लांट उग रहा है और उसकी ब्रांचेस काफ़ी दूर तक फैली होती है, जड़ फैली होती है। तो कभी अपने दादाजी से, परदादा, जो भी घर में बड़े लोग उनसे पूछो तो काफ़ी दूर तक होती है। तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है, रूट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब कौन कर रहे होते हैं, ये फाइन रूट हेयर्स। इसीलिए ये न्यूट्रिएंट की तलाश में ये रूट हेयर्स ना एक्सटेंड होते हुए चले जाते हैं और जमीन में बहुत आगे तक फैल जाते हैं। आगे बच्चे बात समझ। तो रूट के कंपैरिजन में जो रूट हेयर्स होते हैं बच्चे, वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। किसका एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का कर रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो बच्चे आज मैं आप लोगों को यहीं तक बता रही हूँ, कल मैं आप लोगों को आगे का बताऊंगी। और कल अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल और आर्टिफिशियल कंप्लीट करवाने के बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सब लोगों को, आप लोगों को ये बात तो अपना कंप्लीट हो जाएगा बस। तो उसके बाद फिर हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, वो भी पहले फ्लावर के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर, एंड देन ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो बच्चे डेली की वीडियो आप लोगों को डेली सुननी है। देखो ऐसा नहीं करना कि आज की वीडियो आप लोग सोचो कि 2 दिन बाद सुने, लॉस आप लोगों का है। देखो डेली किसी भी सब्जेक्ट की आ रही है, आप डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बच्चे करो। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मुझे बता देना बच्चे। ठीक है, मैं आपके नोट्स भी देखो हाथों हाथ प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए रहना, अच्छे से लर्न हाथों हाथ करते रहना, कोई भी डाउट नहीं रखना। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बच्चे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज का ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ बच्चे मैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, थैंक यू।